हेलो एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 13 to 15 के इम्पॉर्टेंट न्यूज़लेटर जर्नल के बारे में बातें करेंगे और जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 13 अप्रैल 2021 पैनल अप्रूव्स रशियाज स्पुतनिक वी वैक्सीन। यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी है, उन्होंने रिकमेंड किया है रशिया की कोविड-19 वैक्सीन जो स्पुतनिक वी है इमरजेंसी यूज के लिए इंडिया में। एंड इसे अगर अप्रूवल मिल जाता है तो ये थर्ड वैक्सीन होगी जो कि अवेलेबल होगी इंडिया में आफ्टर सेरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है कोविशील्ड और ये जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की, उसके बाद ये थर्ड वैक्सीन होगी स्पुतनिक वी। स्पुतनिक वी जो देखें तो वो डेवलप की गई है रशियाज गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा। एंड ये इट क्लेम्स टू बी वन ऑफ द 3 वैक्सीन इन द वर्ल्ड जिसकी एफिकेसी जो है वो 90% है, ओवर 90% है। इसका जो नाम है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल अर्थ सैटेलाइट जो है स्पुतनिक 1 उसके नाम पे रखा गया है जो कि सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था। एंड जो वैक्सीन है वो डीएनए बेस्ड है जिसमें एक एडिनो वायरस है, वो है अ कॉमन कोल्ड वायरस। ये बेस्ड ऑन द डीएनए ऑफ अ SARS-CoV-2 टाइप एडिनो वायरस, इस पे बेस्ड है, ये एक कॉमन कोल्ड वायरस है ये। जो वैक्सीन है ये सप्लाई होगी फॉर द ग्लोबल मार्केट एंड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इंटरनेशनल पार्टनर्स इन इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ कोरिया एंड अदर कंट्रीज। ये वर्ल्ड की फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव्ड होगी। तो ये इंपॉर्टेंट सारे इंफॉर्मेशन हमने प्रोवाइड कराई है यहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट सिटीजन्स फेस्ड बायस अमिड पेंडेमिक। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें कि ICSSR जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और हेट क्राइम जो होते हैं अगेंस्ट द पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उसके बारे में स्टडी कंडक्ट की गई थी। तो हम सबको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जो लोग आते हैं उनको कितने डिस्क्रिमिनेशन का और हेट क्राइम का उनको सामना करना पड़ता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है जो कि बहुत गलत है, क्योंकि किसी के रेस पे किसी की कमेंट करना या फिर किसी के कलर पे कमेंट करना, उनको उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये सही बात नहीं है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी है और जो विक्टिमोलॉजी है एट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, उन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की थी अंडर द ICSSR। एंड जो भी ये क्राइम्स हैं इनके अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट पीपल के अगेंस्ट 6 सिटीज में जो है मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद, यहाँ पे ये स्टडीज कंडक्ट की गई थी। की फाइंडिंग्स क्या थी? तो नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो एक इंडियन इमेजिनेशन है जो चाइनीज पीपल की, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं उनका जो फेशियल फीचर्स है, बॉडी टाइप है, तो वो चाइनीज पर्सन से इंडियंस को लगता है कि ज्यादा मिलती है, इसलिए उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। 78% जो है पीपल फ्रॉम द रीजन वो बिलीव करते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है उनके अगेंस्ट जो भी क्राइम्स होते हैं उसके लिए। एंड amid the COVID-19 outbreak last year, people from the region जो अभी COVID-19 आउटब्रेक हुआ है तो उससे एक इंक्रीज नंबर ऑफ एक्ट्स एंड हेट एंड प्रेजुडिसेस हुए हैं उनके अगेंस्ट। मतलब कोविड-19 की वजह से उनको काफी बार कोरोना वायरस भी बोला जा रहा है, क्योंकि हम सबको लगता है कि चाइना से इसकी उत्पत्ति हुई है इस बीमारी की। तो हम नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को काफी बार देखते हैं बुलाते हुए दूसरे लोगों को कि वो बोल रहे कोरोना आ गया, वायरस आ गया। ये गलत चीजें हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए। और काफी अटैक्स होते हैं जिससे हरासमेंट होती है, अब्यूज होती है, ट्रॉमेटाइज होते हैं लोग, एंड ये बहुत ही गलत चीज है। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत अलग जगहों पे भी देखने को मिलता है, जैसे कि अकोमोडेशन में, रेस्टोरेंट में विजिट किया उस वक्त या फिर ट्रांसपोर्टेशन फाइंड करते वक्त भी। ऑफेंसिव एंड अब्यूजिव लैंग्वेजेस जो है वो रिपोर्ट की गई है। सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो यही है कि ऑफेंसिव और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज किया जाता है उनके खिलाफ। मुंबई में जो है हाईएस्ट ऑफेंसिव एंड अब्यूजिव लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। उसके बाद चेन्नई का आता है नाम, पुणे, फिर दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु। एंड पब्लिक एटीट्यूड और जो इनसेंसिटिविटी है ये बहुत मायने रखती है नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के लिए, क्योंकि इसी वजह से जो भी क्राइम्स हो रहे हैं वो भी हो रहे हैं, और जो इनसेंसिटिविटी है लोगों के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के लिए, तो वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं।
34% जो लोग हैं उन्होंने रिफ्यूजल टू फाइल FIR भी फेस किया है। एंड एफर्ट्स टेकन में देखें तो एक कमिटी जो है MP बेस बरुआ कमिटी 2014 में उन्होंने रिकमेंड किया था कि IPC में नए हमें सेक्शंस इंक्लूड करने की जरूरत है, जैसे सेक्शन 153C और 509A, ताकि जो कमेंट्स हैं, जेस्चर्स हैं, एक्ट्स हैं जिससे इंसल्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर रेशियल ग्रुप को, उसके खिलाफ एक्शंस लिए जा सके। और इस कमेटी ने एक और सजेशन दिया था कि जो भी ऑफेंसेस होते हैं जेंडर न्यूट्रल, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल विद इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए, जो 3 to 5 years होना चाहिए विद फाइन। तो ये भी पनिशमेंट जो होनी है वो कैसी होनी है ये भी बताया था। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कर्मा डोरजी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इसमें काफी रिकमेंडेशन दिए थे फॉर प्रिवेंशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रेशियल हेट्रेड एंड वायलेंस। तो ये सारी वे फॉरवर्ड्स हैं, एफर्ट्स जो हैं जो हम ले सकते हैं ताकि हेट क्राइम्स जो हैं और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है इसको हम काफी हद तक खत्म कर सके, इनफैक्ट पूरा ही खत्म कर सके। तो ये सारे रिकमेंडेशंस को लाने की जरूरत है, इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है ताकि ये सब कम हो सके हमारी सोसाइटी से और हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी के रूप में निखर सके, उभर सके। शांतिर उग्र सेना। शांतिर उग्र सेना जो है ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो बांग्लादेश में कंक्लूड हुई है अभी। एंड ये क्या सेलिब्रेट करती है? 50 साल ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान। एम जो था एक्सरसाइज का वो ये था कि स्ट्रेंथन करना है डिफेंस टाइज को, और इंटर ऑपरेबिलिटी है जो नेबरहुड कंट्रीज के साथ उसे इंश्योर करना है ताकि पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो है वो लिए जा सके। और इंडियन आर्मी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। एंड ये एक्सरसाइज 4 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुई थी और इसी दिन बर्थ सेंटेनरी जो है बांग बंधु एंड शेख मुजीबुर रहमान जो फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के, उनकी बर्थ सेंटेनरी पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी, मनाया गया था इसीलिए। एंड शांतिर उग्र सेना का अगर मतलब देखें तो क्या होता है? फ्रंट रनर ऑफ द पीस। एंड जो कंट्रीज थी पार्टिसिपेट की थी उन्होंने वो थी इंडिया, भूटान, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। ऑब्जर्वर कंट्रीज थी सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूके, टर्की, यूएसए, सिंगापुर। एंड थीम जो था वो था रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। इंडिया साउथ एशियन अपॉर्चुनिटी। इंडिया की जो साउथ एशियन अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बात की गई है। जो सार्क में इंडिया का रोल है उसके बारे में बात की गई है इस एडिटोरियल में। एक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक फेयर पीस है वो लाना बहुत जरूरी है और बहुत अहम है दोनों कंट्रीज के लिए, क्योंकि जो सार्क है इसमें भी ये दोनों मेंबर्स हैं। तो सार्क अच्छे से फंक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इंडिया अगर कोई भी प्रपोजल सामने रखती है तो पाकिस्तान को उससे उत्पत्ति होती है, उससे प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान को। तो इस वजह से सार्क अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है और इसलिए डेवलपमेंट और ग्रोथ में काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। तो वर्ल्ड बैंक जो है उसकी जो पब्लिकेशन है अ ग्लास हाफ फुल एंड अदर्स फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने कंक्लूड किया है कि एक एक्सप्लोसिव वैल्यू जो है टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यहां से हमें डिराइव करने की जरूरत है। एंड जो दो कंट्रीज है हम लोगों को पता है कि जैसे कि सीज फायर मेंटेन करने के लिए दोनों अग्री कर चुके हैं। तो अब टाइम आ गया है कि इंडिया जो है इस मोमेंट को सीज करे, पकड़े और इस मोमेंट का बहुत अच्छे से उपयोग करे और साउथ एशिया जो है उस पर ज्यादा फोकस करे और पाकिस्तान पे जो ऑब्सेशन है वो कम करे। तो हमें सार्क को ये करने की जरूरत है और इंडिया को भी ये करने की जरूरत है कि अभी हमें साउथ एशिया कंसर्न होना है ताकि हम यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज है हमारी उसे हम मिस ना कर सकें। बेनिफिट्स क्या होंगे कि जो एक इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म्ड और इंटीग्रेटेड साउथ एशियन रीजन है, अगर ये रीजन काफी इंटीग्रेटेड हुआ और ट्रांसफॉर्म हो गया, यहाँ पे एडवांटेजेस क्या मिलेंगे कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और जो RCEP है तो इसमें काफी एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, काफी फायदा होगा इससे। एंड जो वर्ल्ड RCEP है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है ऑफ 15 कंट्रीज। 30% जो है इसका GDP वो अकाउंट करता है, 30% ऑफ इट्स GDP और काफी वैल्यूड पार्टनर है। तो ये काफी हेल्प करेगा साउथ एशियन रीजन को।
एंड काफ़ी एडवांटेजेस हम इससे ले सकते हैं। सो इंडिया का अगर इंपॉर्टेंस देखें हम साउथ एशियन रीजन में, तो इसका जो लैंड एरिया है, पॉपुलेशन है और जो रियल जीडीपी है ऑफ साउथ एशिया इन 2016 ये था 62%, 75% और 83%। सो ये इंडिया जो है ये काफ़ी बिग इकोनॉमी है अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो। और बाकी जो 2 कंट्रीज है जो बिग इकोनॉमीज हैं साउथ एशिया में, तो वो है पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, विच शेयर्स इन रीजनल जीडीपी ऑफ ओनली 7.6% एंड 5.6% रिस्पेक्टिवली। सो ये बाकी 2 कंट्रीज हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो साइज है और इसका जो इकोनॉमी है हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन ट्रांसफॉर्मिंग अ ग्रॉसली अंडर परफॉर्मिंग रीजन लाइक साउथ एशिया। तो काफी अपॉर्चुनिटीज है, तो इंडिया को यूटिलाइज करना चाहिए ये टाइम, ये मोमेंट, ये अपॉर्चुनिटीज को काफी अच्छे से इनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इसे इकोनॉमी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके हमारे। सो अभी क्या जरूरत है इंडिया को करने की कि इंडिया को थिंक बिग एंड एक्ट बिग, इस पे परफॉर्म करने की जरूरत है ताकि जो भी एम्बिशंस है, हमारा जो एम है साउथ एशियन इकोनॉमी में और हमारी जो रोल है हम उसे फुलफिल कर सके और एक मिरेकल जो है हम वो भी कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरत है। सो इंडिया जो है अगर पाकिस्तान के साथ एक ना ही सिर्फ बायलैटरल मैटर पे पीस बनाए रखे, लेकिन दोनों कंट्रीज में अगर सब कुछ सही चलेगा और चलना भी चाहिए, तो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है और ये काफी हेल्प करेगा कंट्रीज को ग्रो करने में, डेवलप करने में और इकोनॉमी पे बहुत अफेक्ट आएगा। सो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें आईआर में आ सकता है जो इम्पैक्ट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और सार्क साउथ एशियन रीजन, तो ये टॉपिक्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आईआर हमारे जीएस पार्ट 2 का। सेव द डील। सो रिसेंटली जो ज्वाइंट कमीशन है ऑफ द JCPOA, जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, वो रिज्यूम हुआ वियना में। एंड यहाँ पर जो डिप्लोमेट्स थे फ्रॉम द P5+1 नेशन, ये सब मिले थे, रशिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी एंड ईरान। और ये सब मिलके यहाँ पे इन्होंने बातें की किस बात पे, जो 2 क्रिटिकल इश्यूज थे इस जो मीटिंग का एजेंडा था वियना में, वो था कि एक रोड मैप जो है वो निकाला जाए, बनाया जाए फॉर रिवाइवल ऑफ द JCPOA, ताकि जो 2 क्रिटिकल इश्यूज हैं, ईरान का जो न्यूक्लियर एनहांस्ड प्रोग्राम है और अमेरिका के जो सैंक्शंस है, इन पे एक रोड मैप बनाया जा सके और प्रॉब्लम्स जो है उन्हें सॉल्व की जा सके दोनों कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम सबको पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है और दोनों कंट्रीज चाहती है कि दोनों में कौन सबसे पहले कौन सा स्टेप लेगा, क्योंकि यूएस चाहता है कि ईरान जो है वो अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो प्रोग्राम वो करता है, न्यूक्लियर एक्टिविटीज करता है, वो उसको रोके, और ईरान ये चाहता है कि अमेरिका ने जो ईरान पे सैंक्शंस लगाए हैं वो उसे लिफ्ट करे। तो दोनों के बीच में एक तालमेल नहीं बैठ रहा है, इस वजह से ये एक नया जो वियना टॉक्स है ये लिया गया है, कदम उठाया गया है P5+1 नेशंस द्वारा। एंड यहाँ पर ये जो भी प्रॉब्लम्स है दोनों कंट्रीज में उन पे बातें की जाएंगी। एंड ये जो ईरान है, ईरान को बोला जा रहा है यूरेनियम एनरिचमेंट और सेंट्रीफ्यूग डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसे खत्म किया जा सके, ताकि 2015 का जो अग्रीमेंट है उस पर वापस आया जा सके और पीस और स्टेबिलिटी बनाई जा सके हमारी जो ईरान और आसपास के जो कंट्रीज है वहां पे और यूएस में। सो ये सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड न्यू अप्रोच जो है यूएस का वो क्या है ईरान की तरफ, तो यूएस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अपॉइंट किया है स्पेशल एनवॉय टू ईरान, और इन्होंने यूएस सपोर्ट जो है वो खत्म करने की बात बोली है सऊदी अरेबिया वॉर के लिए जो यमन में चल रहा है। एंड ऑल्सो ये भी बोला गया कि ईरान जो है, ईरान के जो $1 बिलियन जो है फंसे हुए हैं, जो फ्रीज किए गए थे साउथ कोरिया में, उसे भी रिलीज कर दिया जाएगा। एंड इसके बदले ईरान से बोला गया है कि वो अपना 20% यूरेनियम एनरिचमेंट जो है उसे खत्म करे। तो ये टॉपिक जो है ये एडिटोरियल है और ये जो हमारा टॉपिक है काफी ज्यादा न्यूज में है 2-3 महीनों से, तो ये बार बार आएगा न्यूज में और इसे अच्छे से इसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है। सो ईरान का रिस्पांस जो है वो है कि ईरान ने रिजेक्ट कर दिया है ऑफर और ये चाहते हैं कि काफी कंक्रीट मेजर्स जो है यूएस की तरफ से वो मिले। एंड चैलेंजेस है कि ईरान जो है इट विल गो टू पोल्स इन जून, वो एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए पोलिंग होगी वहां पर।
एंड जो करंट प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, उन्होंने सीन एज अ मॉडरेट इन तेहरान, वो जो भी उनका स्टैंड है प्रेसिडेंशियल रेस के लिए, ही विल नॉट बी एबल टू स्टैंड अगेन, तो लग रहा है वो नहीं इस बार इलेक्ट हो सकेंगे। ईरान ने जो ईरान बैक्ड शिया मिलिशियाज इन इराक कंटिन्यू टू टारगेट यूएस फोर्सेज एंड बेसिस इन इराक। सो ईरान जो है वो बैक करता है शिया मिलिशियाज को इराक में, और वो क्या करते हैं कि वो यूएस फोर्सेज और बेसिस जो है इराक को, उसको टारगेट करते हैं, तो ये काफी अगेंस्ट जाएगा ईरान के। एंड इजराइल जो है, इजराइल ईरान का जो शैडो कॉन्फ्लिक्ट है इज नाउ बीइंग फॉट इनसाइड सीरिया एंड ऑन द सीज। तो ये सारे चैलेंजेस है जिन्हें खत्म करने की जरूरत है, जिनके लिए सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत है। वे फॉरवर्ड देखें तो यूएस एंड ईरान जो है इनको शुड एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, स्टे फोकस्ड ऑन टॉक्स, उनको रीबिल्ड करने की जरूरत है। जो ट्रस्ट दोनों कंट्रीज के बीच में खो चुका है, हट चुका है एक दूसरे के ऊपर से, उसे वापस से रीबिल्ड करने की जरूरत है। और जो भी नेसेसरी मेजर्स हैं ताकि ये जो डील है उसको वापस ट्रैक पे लाया जा सके, और जो न्यूक्लियर क्राइसिस है इसे रिजॉल्व की जा सके इन रिटर्न फॉर डिसमेंटलिंग द सैंक्शंस रेजीम। तो ये सारे स्टेप्स लेने की जरूरत है ताकि दोनों कंट्रीज में एक तालमेल बैठ सके और किसी को भी इनसिक्योरिटी ना हो या प्रॉब्लम ना हो किसी के एक्शन से। नॉट ऑन द सेम पेज एट सी। सो यूएसएस जॉन पॉल जोन्स जो है उन्होंने एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है इसको कैरी आउट किया है 130 नॉटिकल माइल्स का, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड के वेस्ट में है। इट वॉज डन विदाउट रिक्वेस्टिंग इंडियाज प्रायर कंसेंट। सो ये इंडिया के कंसेंट के खिलाफ किया गया है, उनसे कंसेंट भी नहीं लिया गया। सो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी मेंबर्स है उसको वो बोल रहे हैं कि ये एक अननेसेसरी प्रोवोकेशन है बाय द यूएस नेवी। एंड यूएस ने कैसे डिफेंड किया अपने आप को, उन्होंने बोला कि ये जो ऑपरेशन है ये कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ है, यूएन क्लॉज जो है उसके साथ में ये ऑपरेशन किया गया है, मतलब उसके गाइडलाइंस के तहत किया गया है, और हमने कोई भी ब्रीच नहीं किया लॉ को, या हमने इंडिया के किसी भी प्राइवेसी को या किसी चीज को ब्रीच नहीं किया, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं दिया उन्हें। सो अगर हम देखें तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है यूएन क्लॉज के जो प्रॉब्लम दे रहे हैं सारी कंट्रीज में, जो मतभेद हो रहे हैं इन गाइडलाइंस को लेके यूएन क्लॉज के, तो वो क्या है वो हम देखेंगे इंटरप्रिटेशंस। तो यूएस अगर माने तो यूएस क्या सोचता है कि इंडिया जो है, इंडियाज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर कंसेंट फॉर द पैसेज ऑफ फॉरेन वॉरशिप थ्रू इंडियन EEZ इज अ वायलेशन ऑफ यूएन क्लॉज। और जो आर्टिकल 56 और 58 है पार्ट 5 का ऑफ द लॉ ऑफ द सी, जिसे हम यूएन क्लॉज भी बोलते हैं, सो ये एंटाइटल करता है यूएस वॉरशिप को टू हाई सीज फ्रीडम, 200 नॉटिकल माइल तक इनको एंटाइटल करता है, फ्रीडम देता है EEZ ऑफ अनदर कोस्टल स्टेट। सो ये 200 नॉटिकल माइल्स तक कर सकते हैं, एंटाइटलमेंट है इनको। तो यूएस का ये स्टैंड है, ओके और इंडिया का जो स्टैंड है वो है कि यूएन क्लॉज जो है इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली परमिट द पैसेज ऑफ मिलिट्री वेसल्स इन अनदर स्टेट्स EEZ। सो यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग ये पैसेज जो होता है मिलिट्री वेसल्स का दूसरे स्टेट्स के EEZ, तो यहाँ पे अलाउ नहीं करता है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जो वो कंसेंट रिक्वायर करती हैं ऑफ द कोस्टल स्टेट जहां से ये वेसल्स पास हो रहे हैं। सो EEZ अगर हम देखें तो ये होती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो ये प्रिस्क्राइब की गई है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जिसे हम यूएन क्लॉज भी बोलते हैं 1982 द्वारा। और ये एक एरिया होता है सी का जिसमें एक सॉवरेन स्टेट जो है उसको स्पेशल राइट्स होते हैं रिगार्डिंग द एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर एंड विंड। सो EEZ का ये मतलब होता है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं और इस पे सिर्फ और सिर्फ सॉवरेन स्टेट जो है उसका ही हक होता है और किसी का हक नहीं होता है। अगर हम देखें तो अगर एक्सप्लोरेशन करना है, मरीन रिसोर्सेज का यूज करना है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कुछ करना है, तो इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं इंडिया और यूएस में। एंड जो पोजीशन है इंडिया का वो कंसिस्टेंट है विद इंडियाज डोमेस्टिक लॉ, जो टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है एंड अदर मैरीटाइम जोन्स ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1976। तो इंडिया का स्टैंड भी क्लियर है। लेसन्स जो है इंडिया के लिए वो क्या है कि
सो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो नॉर्मलाइज करता है मिलिट्री एक्टिविज्म को क्लोज टू इंडियाज आइलैंड टेरिटरीज, और इस वजह से जो इंडियन वाटर्स हैं इसको ये वल्नरेबल बनाता है टू इनकर्जन्स बाय फॉरेन वॉरशिप्स। मतलब आप मिलिट्री एक्टिविज्म कर सकते हैं किसी कंट्री के आसपास में, और इस वजह से जो इनकर्जन्स होंगे वो काफी ज्यादा हो जाते हैं फॉरेन वॉरशिप्स द्वारा, तो ये दूसरी कंट्री के लिए सही नहीं है। और ये एनकरेज करता है दूसरी रीजनल नेवीज को कि वो वायलेट करें इंडियाज डोमेस्टिक रेगुलेशन इन द वाटर सराउंडिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो इंडिया को क्या स्टेप लेने की जरूरत है कि जो वहां इंडिया का स्टैंड है ऑन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन द EEZs, उस पे इनको दोबारा से सोचने की जरूरत है। और इंडिया का जो डोमेस्टिक रेगुलेशन है वो भी UN क्लॉज के साथ नहीं है, एक जैसा नहीं है, तालमेल नहीं बैठता है दोनों में, और काफी ज्यादा डिफरेंट स्टैंड्स है। मतलब अगर इंडिया जो है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसके जोन्स को इंडिया ने डेलिनेट किया है, लेकिन UN क्लॉज के तहत वो गलत है। जो भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स का एरिया जो है, जो जोन्स है, उसको स्ट्रेट बेस लाइन्स जोन्स को जो बताया गया है अकॉर्डिंग टू इंडियाज डोमेस्टिक रेगुलेशन लॉज, वो अगेंस्ट है इंटरनेशनल लॉ जो है UN क्लॉज उसके अगेंस्ट है। तो ये डिफरेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, और ये कंट्रीज की सिक्योरिटी थ्रेट और मैरीटाइम जो भी एक्सरसाइजेज होती हैं और इंट्रूजन्स होते हैं, इंकर्जन्स जो होते हैं, उन सब के लिए काफी ज्यादा ये प्रॉब्लमैटिक है। सो इस पे काम करने की जरूरत है इंडिया को। प्रीलिम बाइट्स DGFT ट्रेड फैसिलिटेशन ऐप, ये एक एप्लीकेशन है जो लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। ये ट्रेड फैसिलिटेशन मोबाइल ऐप है जिसे प्रमोट किया जिसे यूज किया जाएगा फॉर प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। और यहाँ पे ये एक इजी ओमनी चैनल एक्सेस देगा, जो भी ट्रेड रिलेटेड प्रोसेस होंगे, इंक्वायरीज होंगे वो उनसे रिलेटेड। एंड यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो टाइम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उसके लिए जो प्रोसेसेस होते हैं उन सब के लिए ये काफी रिड्यूस करेगा टाइम, और इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। आहार क्रांति, ये जो मिशन है, ये मिशन क्यों, इसका एम क्या है, स्प्रेड करना मैसेज ऑफ द नीड फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट। एंड आहार से हम समझ सकते हैं क्या है इसका मतलब, एंड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेसिबल टू ऑल लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट है, ये इसका मेन एम है। और इसको डिजाइन किया गया है ताकि जो प्रॉब्लम है इंडिया में जो फेस करते हैं गरीब लोग, हंगर एंड डिजीजेस, उसको हम उस पे हम एक्शन ले सके। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लॉन्च की गई है, और इसको कोलैबोरेट किया है विजन भारती एंड विभा भी बोलते हैं हम इसको, और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, इन लोगों के कोलैबोरेशन द्वारा ये मिशन स्टार्ट किया गया है। मोटो क्या है, उत्तम आहार उत्तम विचार, गुड डाइट गुड कॉग्निशन। इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड वर्जन 2.0, सो ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है, और इससे क्या होगा, सिंगल विंडो एक्सेस होगा, जो भी एनर्जी डेटा का वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और नीति आयोग ने वर्जन 1.0 जो है वो मई 2017 में लॉन्च किया था। सुशील चंद्रा जो है, he has been appointed as the senior most election commissioner as the chief election commissioner in the election commission of India, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है। सो सुशील चंद्रा जो है वो अपना ऑफिस जो है वो कब से चार्ज करना स्टार्ट करेंगे, विद इफेक्ट फ्रॉम द 13 अप्रैल 2021, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। 14 अप्रैल ये सारे टॉपिक्स हैं। लास्ट 2 rhinos ट्रांसलोकेटेड अंडर IRV 2020। सो IRV 2020 क्या है, ये इंडियन राइनो विजन है 2020, ये 2005 में लॉन्च किया गया था, और ये इनिशिएटिव है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन पार्टनरशिप विद WWF एंड इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन एंड सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो गोल है वो क्या है, इंक्रीज करना राइनो पॉपुलेशन को असम में टू 3000, ताकि जो पॉपुलेशन है नए एरियाज में वो बढ़ाई जा सके। एंड ये न्यूज में है क्योंकि जो 2 राइनोज है, एक एडल्ट मेल एंड एक फीमेल, उसे रिलीज किया गया है असम के मनस नेशनल पार्क में, ट्रांसपोर्ट किया गया है फ्रॉम पोबितरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो ये जितने भी सैंक्चुरीज, पार्क्स जो भी मेंशन आते हैं करंट अफेयर्स में आते हैं,
आप इनके बारे में, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो यहाँ से रिवर्स पास होती हैं, बाउंड्रीज, सब कुछ अच्छे से याद करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सो द एम्बिशियस राइनो, इंडियन राइनो विजन जो है वो इट केम टू अ क्लोज एज 2 राइनोस फीमेल रिलीज इन असम मानस नेशनल पार्क, जब इनको लाया गया पवित्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी से। सो रीजन क्या था क्लोजर का, कि यहाँ पे जो है टारगेट को अचीव, दिस विजन जो है इट हैव अचीव्ड इट्स टारगेट ऑफ अटेनिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3000 राइनोज इन असम। ओके, लेकिन जो प्लान था स्प्रेड करने का राइनोसेरोस यूनिकॉर्नीज अक्रॉस 4 प्रोटेक्टेड एरियाज, जो काजीरंगा हो गया, ओरंग हो गया, पवित्रा, ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया, लेकिन असम में 3000 तक पहुंचाना ये अचीव कर लिया गया है। आगे भी स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि बाकी जगह पे भी हम राइनो पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकें। WHO urges halt on the sale of live wild mammals in markets. सो WHO ने जो है हॉल्ट लगा दिया है, जो भी लाइव वाइल्ड मैमल्स जो है फूड मार्केट्स में जो बिकते थे, जिंदा जानवर मैमल्स, तो उनके सेल पे रोक लगा दी है। क्यों? क्योंकि जो भी नई डिजीजेज हैं, जैसे कोविड-19 हो गया, तो ये सारे जो डिजीजेज हैं या फिर और भी जो नई डिजीज है, इनकी एमर्जेंस जो है वो इन वाइल्ड मैमल से कनेक्ट करते हैं, और देखते हैं कि जो 70% है एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस जो ह्यूमंस में आती है, उनके काफी ज्यादा कॉजेज जो हैं वो इन वायरसेस से देखा जाता है, जो मैमल्स में पाई जाती हैं। एंड ये जो ट्रेडिशनल मार्केट्स है, तो ये काफी एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं इन प्रोवाइडिंग फूड, लाइवलीहुड फॉर लार्ज पॉपुलेशन। और जो बैनिंग द सेल ऑफ लाइव वाइल्ड मैमल्स, अगर हम बैन करेंगे, सो इससे क्या होगा, इससे हेल्थ जो होगी मार्केट वर्कर्स की, कस्टमर्स की, सबकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, और इससे बीमारियां भी कम फैलेंगी। सो ये जो है गाइडेंस, जो फ्रेश गाइडेंस आई है WHO द्वारा, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसके तहत है, इसके अनुसार है ये, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। इन क्लाइमेट चेंज नॉइज, इंडियाज रोल एज अ कंडक्टर। सो इंडिया का जो रोल है वो क्या होगा इन क्लाइमेट चेंज? तो इंडिया का देखें तो क्लाइमेट चेंज का काफी असर हुआ है इंडिया पे। अगर हम रीसेंट जो भी डिजास्टर्स आए हैं, जैसे फ्लैश फ्लड्स आए हैं उत्तराखंड में, या फिर जो फ्लडिंग होती है हिमालयन रीजन्स के आसपास, अगर हम कोस्टल एरियाज में देखें तो वहां पे जो भी जैसे सिटीज हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर सी टेम्परेचर राइज हुआ, तो वहां पे कौन कौन सी सिटीज है जिनको सबमर्ज होने का बहुत चांसेस है। तो 2050 तक इंडिया का क्या प्लान होना चाहिए, नेट जीरो कैसे वो अचीव करेगा बाय 2050, उसके ऊपर काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। और जो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंटल एनवॉय जो है फॉर क्लाइमेट, जॉन कैरी, वो रिसेंटली इंडिया आए थे। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई गई कि जो दोनों साइड्स हैं वो बातें कर सके ऑन कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एंड जो बैलेंस है बिटवीन नियर टर्म प्रायोरिटीज एंड लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज, उसके बारे में भी बातें कर सकें, और जो टारगेट हैं उनको कैसे अचीव किया जाएगा, इंडिया का क्या रोल होगा, उनका क्या स्टैंड होगा इंडिया का, कैसे क्या करेगी इंडिया, तो उस पे बातें हुई। एंड जो क्लाइमेट एक्शन है और जो क्लाइमेट लीडरशिप है, ये काफी इंक्रीज आर बीइंग इंक्रीजिंगली मेजर्ड अगेंस्ट अ प्लैनेटरी इंपेरेटिव ऑफ एमिशन रिड्यूसिंग टू नेट जीरो बाय 2050। सो ये एक कंफ्यूजिंग आ चुका है, एक प्रॉब्लम है, जो कि जैसे कंट्री है इंडिया, उसको अभी ग्रो कर रहा है, इट इज स्टिल डेवलपिंग, ये एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे हमें अगर लोगों को पॉवर्टी से बाहर लेकर आना है या उनकी लाइफ को सही बनाना है, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी कि हम उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो, हर जगह पे डेवलपमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर इंडिया ने नेट जीरो का गोल अचीव करने का शुरू किया 2050 तक भी, तो काफी असर पड़ेगा उसके ऊपर, एंड उसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उस पर एक हॉल्ट भी हो सकता है, और प्रॉब्लम्स भी आएंगी। सो जो कार्बन स्पेस है टू डेवलप, वहां पर काफी वल्नरेबल होगा इंडिया के लिए क्लाइमेट चेंज को मैनेज करना, और साथ साथ में डेवलपमेंट में अपना योगदान देना, अपने आप को डेवलप बनाना।
सो इंडिया का जो क्रिटिकल लो कार्बन ऑब्जेक्टिव है वो देखें तो प्लानिंग जो है फॉर एमिशन मिटिगेशन यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म है, इनको डीलिंक नहीं किया जा सकता है। एंड एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट देखें, एनर्जी एफिशिएंसी देखें, फास्ट पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देखें, तो ये सब इंडिया ऑलरेडी मेजर्स ले रहा है और यहाँ पे लो कार्बन जो है उसको एमिट काफी कम कार्बन एमिट होगा और इससे इतना ज्यादा तो इम्प्रूवमेंट नहीं देखा जाएगा, लेकिन हाँ बहुत हद तक इंडिया कार्बन एमिट करने में वैल्यू अपना रोल प्ले कर रहा है। सो इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को रीफ्रेम करने की जरूरत है नेट जीरो डिबेट जो है वहां पे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्लैनेट एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इट्स पीपल। तो लोगों का भी प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखना है और प्लैनेट का भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पे रीफ्रेम करने की जरूरत है जो भी हमारी नेट जीरो डिबेट है। इंडिया जो है हाई इनकम इकोनॉमी है, अराउंड 2050 बन सकती है, एक्सपेक्टेड टू बिकम। एंड ये जो टारगेट है इसका नेट जीरो, इसको 2070 तक ही अचीव कर पाएगी, क्योंकि काफी अभी हमें खुद ही डेवलप करना है अपने आप को, कंट्रीज को, हमें इंडिया को खुद को डेवलप करना है, तो इसमें अभी काफी टाइम लगेगा और 2070 तक ही ये नेट जीरो टारगेट जो है वो इंडिया अचीव कर पाएगी। और यहाँ पे एक रीसेंट जो काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर रिपोर्ट है वो क्या बताती है कि इंडिया जो है वो काफी, जो आज की हाई इनकम कंट्रीज है इनके पास काफी लंबा ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन पीकिंग मिशन एंड नेट जीरो, लेकिन इंडिया के पास बहुत कम है। इसमें दिक्कतें आएंगी इंडिया को। एंड इश्यू ऑफ एग्रीगेट एमिशंस देखें, जो पर कैपिटा इनकम है अगर हम देखें तो ये एक एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हम जो एमिशन इंटेंसिव डेवलपमेंट है उसको अगर हम करेक्ट करने की सोच रहे हैं, तो इसमें ये एक एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि हम इनएक्शन हो हमारा, हम उस पर काम ना करें। एंड अगर देखें तो हिस्टोरिकल और फ्यूचर एग्रीगेट एमिशन है हर एक कंट्री का, जो कि अभी हाई इनकम कैटेगरी में नहीं है, तो उनको काम करना चाहिए ताकि वो प्रोग्रेसिवली स्मॉलर हो, उनका जो एमिशन हो, देन दोज विच हैव अचीव्ड हाई इनकम स्टेटस। उन्होंने हाई इनकम स्टेटस अगर अचीव किया है ज्यादा एमिट करके, तो जरूरी नहीं कि हमें भी उतना ही करना है। हमारा जो अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस करते हैं तो कॉस्ट रिडक्शन अगर हम करते हैं एडवांसेस, तो हमारा एमिशन बहुत ज्यादा से ज्यादा कम हो। उससे क्या होगा कि जो कॉस्ट रिडक्शंस होंगे और जो नीड है हमारी लॉन्ग टर्म नेट जीरो सिग्नल की, उस पे भी हम साथ साथ काम कर रहे हैं, तो दो काम हमारे एक साथ हो रहे हैं और इससे जो है कंट्री की सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है वो सेट है। एंड जो सेक्टोरल पाथवेज है कि जो कंडीशन हम क्रिएट कर रहे हैं फॉर इनोवेशन इन्वेस्टमेंट इन क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज बिजनेस मॉडल लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंजेस, तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है हमारी सेट है, इस वजह से हमारे बिहेवियर में, हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब जगह पे हमें काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे हमारे क्लाइमेट पे भी काफी असर पड़ेगा अगर हम धीरे धीरे काम करते हैं लेस एमिशन की तरफ। काफी इंप्रूवमेंट होगी हमारे क्लाइमेट में भी। अगर क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज जो है वो अवेलेबल होंगी ज्यादा से ज्यादा और चीपर होंगी, तो सारी कंट्रीज जो हैं वो नेट जीरो काफी टाइम पहले ही अचीव कर लेगी। अगर सेट किया गया है कि 2070 तक हमें नेट जीरो अचीव करना है, तो अगर हम अभी से हमारे टेक्नोलॉजीज पे ध्यान देते हैं, हमारे बाकी एमिशंस पे ध्यान देते हैं, धीरे धीरे करके हम क्लाइमेट फ्रेंडली जो हमारे टेक्नोलॉजीज हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे ध्यान देते हैं, तो हम नेट जीरो है वो काफी पहले अचीव कर लेंगे जितना हमने टारगेट सेट किया है। और वे फॉरवर्ड तो लॉन्ग टर्म जो है हमारे नेट जीरो गोल्स, वो बहुत जरूरत है उनको हमें चाहिए, क्योंकि हमें एस्टैब्लिश करना है अपना एक्शन, क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रोमिसेस और इंसेंटिव भी क्रिएट करने हैं मार्केट के लिए, ताकि वो रिस्पॉन्ड करे। और यहाँ पे जो डिबेट होगी अबाउट क्लाइमेट जस्टिस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, तो ये भी एक डिबेट शुरू होगी और हमें यहाँ पे इस बात पे ध्यान देना है, लॉन्ग टर्म नेट जीरो गोल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड इंडिया जो है ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशंस भी प्रपोज कर रही है। इंडिया वुड डू वेल टू प्रपोज ऑल्टरनेटिव फॉर्मुलेशंस, और जिसमें क्या होगा कि इक्विटी जो है और जो हमारा डिफरेंशिएट करेगी पेस ऑफ डिजायर्ड एक्शन और प्रोग्रेसिव रहेगी अपने एम्बिशंस में भी, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। BIMSTEC needs to reinvent in itself.
सो बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड कोऑपरेशन। तो ये एक वर्चुअल मीट हुई थी अप्रैल 1 को। सो जो मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स है from G20 to ASEAN and SCO held their deliberation at the highest political level in the midst of COVID-19 pandemic, लेकिन बिम्स्टेक के जो लीडर्स हैं वो ये नहीं कर सके। बाकी जो ग्रुप्स देखे तो ये काफी अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन बिम्स्टेक नहीं कर पाया अच्छे से काम। सो अनफोल्डिंग रेजुविनेशन, जो बिम्स्टेक का रेजुविनेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसको अनफोल्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिम्स्टेक जो है अगर हम देखें तो ये एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड श्रीलंका द्वारा थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन ऑफ 1997, और इसका एम क्या था? टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन बाद में 3 और कंट्रीज को ऐड किया गया, म्यांमार, नेपाल, भूटान, और उसके बाद इसका नाम रखा गया बिम्स्टेक, जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एंड जो 2018 में है एक एम्बिशियस प्लान डिवाइस किया गया था बिम्स्टेक के लिए फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और रिन्यूएबल के लिए भी, ताकि जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है उसको एनहेंस किया जा सके, उसको साथ मिलजुल कर इस पे काम किया जा सके। और एक इंपॉर्टेंट डिसीजन भी लिया था कि एक चार्टर को प्रिपेयर किया जाएगा टू प्रोवाइड बिम्स्टेक विद अ मोर फॉर्मल एंड स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन, क्योंकि बिम्स्टेक अभी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, लेकिन हमें जरूरत है कि ये अच्छे से काम करे और इसका एक अच्छा सा कोऑपरेशन जो है अमंग मेंबर कंट्रीज, सपोर्ट है वो प्रोवाइड कराई जा सके। सो जो शेयर्ड गोल है वो है टू हेड टूवर्ड्स अ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन, ये इसका गोल है। एंड जो सेकंड स्वेरिंग इन हुई थी मोदी जी की 2019 में, उसमें जो बिम्स्टेक लीडर्स हैं उनको इन्वाइट किया गया था, लेकिन उसमें सार्क के लीडर्स को इन्वाइट नहीं किया गया था। जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है वो क्या है कि यहाँ पर रैशनलाइजेशन है जो सेक्टर्स के और जो सब सेक्टर्स के है ऑफ एक्टिविटी, जो भी ईच मेंबर स्टेट जो है उसमें उनका देखा जा रहा है, उनको असाइन किया जा रहा है एरियाज ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट। और मिनिस्टर्स जो है दे ऑल्सो कन्वेड देयर सपोर्ट फॉर मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी देखी जाए तो इस पे मास्टर प्लान प्रिपेयर किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि नेक्स्ट सबमिट में इस पे काम किया जा सके। फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क अग्रीमेंट जो है जो 2004 में साइन की गई थी बिम्स्टेक की, उस पे भी काफी काम करने की कोशिश की जा रही। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, जो डिजास्टर रिलीफ सिक्योरिटी है इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये सब पे डेवलपमेंट्स देखी जा सकती हैं। इन पे चैलेंजेस जो है बिम्स्टेक में वो क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बिम्स्टेक जो है it presupposes cordial and tension free bilateral relations among all its member states. अनसर्टेनिटीज जो है सार्क, हॉवर्स और कॉम्प्लिकेटिंग मैटर्स पे वो खत्म होंगी अगर चैलेंजेस हट गए तो। चाइना का जो डिसिसिव इंट्रूजन है साउथ और साउथ ईस्ट एशियन स्पेस में, इट हैज कास्ट डार्क शेडोज, ये भी एक चैलेंज है। मिलिट्री कूप जो हुआ है म्यांमार में और बांग्लादेश म्यांमार के जो रिलेशंस हैं, सो ये सारी चीजें जो है एक चैलेंजेस पोज करती है, ताकि बिम्स्टेक जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इन सब चैलेंजेस को हमें टैकल करने की भी जरूरत है। वे फॉरवर्ड देखें तो ग्रुपिंग है, इट नीड्स टू री इन्वेंट इटसेल्फ, और यहाँ पे इवन रीनेम इटसेल्फ एज द बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी। एंड यहाँ पे रेगुलर एनुअल समिट्स होल्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी हम हर एक जो भी हमें प्रॉब्लम्स हैं हमारी जो भी मेंबर कंट्रीज में जो दिक्कतें हैं या लॉस ऑफ ट्रस्ट है, तो वो सब हम वापस से बिल्ड कर सके, एक दूसरे का सहारा बन सके। इस वजह से ये बिम्स्टेक आगे चल सकता है, कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है इसके गोल्स को। ओनली देन इट्स लीडर विल कन्विंस द रीजन अबाउट दिस स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू द न्यू विजन। तो जो भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है मेंबर कंट्रीज का, वो कैसे पता चलेगा? जब हमारे एनुअल समिट्स होंगे और जब हमारी बातचीत होगी। सो यहाँ पे ये जो यूनिक प्लेटफॉर्म है ये क्या प्रोवाइड कराएगा कि साउथ एशिया और जो साउथ ईस्ट एशिया को है ये लिंक भी करेगा। सो यहाँ पे लिंकिंग भी होगी साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया की, तो काफी इंपॉर्टेंट ये वे फॉरवर्ड है। प्रीलिम बाइट्स S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम। सो ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो डिजाइन किया गया है रशिया द्वारा, एंड ये मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सैम, जिसे हम MLRSAM भी बोलते हैं, दुनिया का है। एंड ये US डेवलप्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, उससे काफी आगे है, थार्ड जिसे बोला जाता है। ये जो सिस्टम है
इसमें ऑल टाइप ऑफ एरियल टारगेट्स जो है उसको टारगेट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल। रेंज क्या होगी 400 के अंदर, एंड ऑल्टीट्यूड जो है 30 किलोमीटर्स। जो सिस्टम है इट कैन ट्रैक 100 एयरबोर्न टारगेट्स एंड एंगेज 6 ऑफ देम साइमल्टेनियसली। काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा, काटसा हम इसको बोलते हैं। सो ये एक यूनाइटेड नेशन फेडरल लॉ है जो इम्पोज करता है सैंक्शन ईरान पे, नॉर्थ कोरिया पे और रशिया पे। और इसमें जो सैंक्शंस है अगेंस्ट कंट्रीज दैट एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद रशियाज डिफेंस एंड इंटेलिजेंस सेक्टर्स, तो उन कंट्रीज पे भी सैंक्शंस लगाता है जो रशिया के साथ ज्यादा डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर्स द्वारा कनेक्टेड है या एंगेज करती है, तो उन पे भी सैंक्शंस लगाता है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट इन असम, इंडिया। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। क्या न्यूज थी इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। It has the highest concentration of one-horned rhinos in the world and is often called mini Kaziranga due to similar landscape and vegetation. Manas National Park, it is located in Himalayan foothills in Assam और यहाँ it is contiguous with the Royal Manas National Park in Bhutan. Manas National Park यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट टाइगर रिजर्व है और एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्क। सो यहाँ पे मनस रिवर फ्लो करती है थ्रू द वेस्ट ऑफ द पार्क। 15 अप्रैल 2021 ये टॉपिक्स हैं। स्टेट obliged to facilitate access to education says सुप्रीम कोर्ट। सो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में बोला है कि स्टेट obliged है एक्सेस टू एजुकेशन प्रोवाइड कराने में। इशू क्या है, तो 2 स्टूडेंट्स हैं लद्दाख से, वो नॉमिनेट किए गए थे यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फॉर एमबीबीएस स्टडी और उनको सीट एलोकेट की गई थी लेडी हार्डिंग और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वो उनको एडमिशन नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और बोला कि उनका फंडामेंटल राइट जो है एजुकेशन का उसे डिनाई किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी जो राइट टू परस्यू हायर प्रोफेशनल एजुकेशन ये एक पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन जो एक्सेस है प्रोफेशनल एजुकेशन का एंड वो उसको एक फैसिलिटेट कराना चाहिए स्टेट को। एक एफर्मेटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट के ऊपर कि जो एजुकेशन है एट ऑल लेवल्स इसको प्रोवाइड कराना स्टेट का काम है और इससे स्टेट नहीं जा सकता है दूर। एंड ऑब्लिगेशन जो है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बैकग्राउंड जो है उसमें उनको काफी दिक्कत है, जैसे या उनका कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन हो गया, तो ये सब इनको ऑब्स्टिकल करते हैं इनके रास्ते में, उनके एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन में। तो इस वजह से स्टेट का और ज्यादा योगदान हो जाता है कि उन्हें एजुकेशन जो है उसको एक्सेसिबल बनाना चाहिए इन स्टूडेंट्स के लिए। सो कोर्ट ने रेफर किया है विजन जो एनविसेज किया गया है कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में, और इन्होंने बोला है कि ये एक एम्पावरमेंट राइट है। इट सेड दैट एज एन एम्पावरमेंट राइट एजुकेशन जो है एक प्राइमरी व्हीकल होना चाहिए जिससे कि इकोनॉमिकली और सोशल मार्जिनलाइज्ड एडल्ट्स हैं और जो चिल्ड्रन है वो एजुकेशन के सहारे ऊपर अपने आप को पॉवर्टी से बाहर निकाल सके और उनको एक जो कम्युनिटी में है उनको फुली पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके। एजुकेशन एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम गरीबी से बाहर खींच सकते हैं बच्चों को, और अगर बच्चे बाहर आएंगे तो पूरी फैमिली ही बाहर आएगी गरीबी रेखा से, क्योंकि वो आगे जाके उनको काफी स्कोप मिलते हैं एम्प्लॉयमेंट के और बाकी सेक्टर्स में भी। सो इंडिया जो है सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स का सिग्नेटरी था। सो यूनियन जो है इट शेल एंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ताकि स्टूडेंट्स जो है उनको जो भी एलोकेट किए गए हैं कॉलेजेस अंडर द सेंट्रल पूल सीट्स वो उनको काफी मेहनत ना करनी पड़े इन्हें एनरोल कराने में खुद को, एंड इन्हें ये एडमिशन अच्छे से मिल सके और इन्हें एजुकेशन एक्सेसिबल हो। Institutions, caste and the vital cog of trust. सो ये आर्टिकल जो है इसमें बताया गया है कि जो ट्रस्ट है इन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हो गई, जुडिशरी हो गई, पुलिस हो गई,
तो जो भी कास्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट हैं, उनका जो ट्रस्ट है ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस वो कितना है। तो 2005 और 2012 के जो भी राउंड्स हुए थे ऑफ द इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे, इसमें जो ट्रस्ट है पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे, इसको मेजर किया गया था इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंस, ओनली सम कॉन्फिडेंस एंड हार्डली एनी कॉन्फिडेंस, इन 3 कैटेगरीज में था। जो कास्ट हायरार्की है ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस रिफ्लेक्ट करता है, हम सबको पता है। सो ऑल्दो अफर्मेटिव एक्शन हैज बेनिफिटेड बैकवर्ड क्लास, जो जैसे कि कोटाज हो गए SC ST के, OBCs के एजुकेशन में, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में, तो ये बैकवर्ड क्लासेस को ज्यादा बेनिफिट करती है, उनको ही बेनिफिट करती है। लेकिन फिर भी जो SC STs है वो काफी ज्यादा डिप्राइव्ड और वल्नरेबल टू पॉवर्टी है, ये भी देखा गया है। सो इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे जो है 2022 का, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो हम ट्रस्ट की बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे जुडिशरी हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, पुलिस हो गई, तो क्या क्या रिजल्ट्स आए थे। तो जो भी मेजॉरिटी ऑफ हाउस होल्ड्स थे वो स्टेट गवर्नमेंट में जो ट्रस्ट है वो लैक करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में ट्रस्ट नहीं करते मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स। जुडिशरी में देखें तो काफी ज्यादा लोग जो है वो काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और जो मॉडरेट प्रोपोर्शन है वो कम करती है, और काफी कम लोग हैं जो जिनके कॉन्फिडेंस नहीं है जुडिशरी में। पुलिस में देखें तो काफी कम लोग हैं जो पुलिस में कॉन्फिडेंस शो करते हैं, एंड मेजॉरिटी जो है उनको बहुत ही कम कॉन्फिडेंस है, एंड मॉडरेट प्रोपोर्शन जो है उनको बहुत ही कम, बिल्कुल ही नहीं है, मतलब हार्डली एनी कॉन्फिडेंस। सो ये जो इंस्टीट्यूशन है इसमें मोस्ट ट्रस्टेड देखा जाए तो जुडिशरी है, फॉलोड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड देन दी पुलिस। तो जुडिशरी में सबसे ज्यादा ट्रस्ट है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बार बार जाके अप्रोच भी करते हैं लोग अगर उनका कोई भी राइट या कुछ भी हक उनसे छीना जाता है, और वहां पे जुडिशरी फैसला भी सुनाती है उनको, तो जुडिशरी यहाँ पे जीतती है। कोटा जो है अगर हम देखें तो कोटा रीजन क्यों है, क्योंकि जो हायर अप है सोशियो इकोनॉमिक हायरार्की में, तो उनके पास अलग ऑप्शंस भी हैं, लेकिन SCs जो है वो काफी रिलायंट है ऑन स्टेट बेनिफिट्स। सो अगर हम देखें तो SCs क्यों ज्यादा कॉन्फिडेंस शो करती हैं स्टेट गवर्नमेंट में, क्योंकि जो कोटाज हो गए जॉब्स में या एजुकेशन में, तो ये जो स्टेट प्रोवाइड कराती है, इस वजह से SCs को स्टेट में काफी ज्यादा ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है। STs जो है वो ये भी डिपेंड करते हैं कोटाज में, आर सो आइसोलेटेड, लेकिन इनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं ऑन सोशल सेफ्टी नेट्स ये काफी लिमिटेड रहे हैं, काफी ज्यादा लिमिटेड एक्सपीरियंस रहे हैं, इस वजह से ये इनका एकदम कंट्रास्ट में है। कोटा में ये इनका निर्भरता है, लेकिन फिर भी इनका ज्यादा ट्रस्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में बिल्ड नहीं हो पाया है। सो अभी हमें क्या करने की जरूरत है, तो ट्रस्ट इन दिस इंस्टीट्यूशन रोज बिटवीन 5 and 12, लेकिन जो रीसेंट अकाउंट है वो एक शार्प इरोजन ऑफ ट्रस्ट शो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज हैं वो माना जाता है कि इंक्लूसिव नहीं है, बहुत ज्यादा अलग है और इंक्लूसिव नहीं है। जुडिशियल वर्डिक्ट्स जो है वो डू नॉट कंफॉर्म टू हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑटोनॉमी एंड फेयरनेस, एंड पुलिस एक्शन जो है वो वायलेट करती है राइट के सिटीजन को, और काफी ब्रूटल भी हो जाती है कभी कभी। तो ये तीनों इंस्टीट्यूशंस को ध्यान देने की जरूरत है अपने ऊपर, और जो भी इनको एक्शंस लें ताकि जो लोगों का ट्रस्ट है, जो फेथ है, वो इनमें वापस से गेन किया जा सके। सो जो भी इनकल्केशन है ऑफ इनिशियल बिलीव्स इज बाउंड टू बी स्लो, ट्रांजिशन टू अ पॉलिसी एनवायरनमेंट दैट इज इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंसी जो है इज डॉन्टिंग टू, लेकिन ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द सिटीजन इज लाइकली टू फैसिलिटेट इट। तो अवेयरनेस अगर फैलाई जाए लोगों में और अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाए ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सके, तो ये हम अचीव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस वापस से गेन कर सकते हैं। नेविगेशन विद परमिशन, ऑन April 7 यूएस जो है, यूएस की 7th फ्लीट डिस्ट्रॉयर जो है, उन्होंने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन कंडक्ट किया 130 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप, जैसा अभी हमने पढ़ा था ये न्यूज लास्ट टॉपिक में। सो यहाँ पे इंडिया के कंसेंट के बिना ये किया गया था, और इंडिया की कंसेंट की रिक्वायरमेंट जरूरी थी, और ये यूएस फ्लीट जो है उन्होंने बोला कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है ऑफ अ प्रायर कंसेंट ये इनकंसिस्टेंट है विद इंटरनेशनल लॉ। तो हमने ये न्यूज अभी पढ़ा ही था कि इंडिया का क्या स्टैंड है और यूएस का क्या स्टैंड है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। सो यहाँ पे पूछा गया है कि कैन कंट्री कैरी आउट मिलिट्री एक्सरसाइजेज in another country's EEZ
एंड इफ यस सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशंस, अगर कोई कंट्री किसी और कंट्री के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में मिलिट्री एक्सरसाइज कैरी आउट कर सकती है तो कैसे कर सकती है और क्या कंडीशन होने चाहिए। सो अभी हम यहाँ पे लॉ पढ़ेंगे अंडर यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज जो है वो बाइंड करता है अपने सारे सिग्नेटरीज को, और कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ बाइंड्स ऑल स्टेट्स सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस लाइक द डॉक्ट्रिन ऑफ परसिस्टेंट ऑब्जेक्टर। इंडिया पार्टी है यूएन क्लॉज की, वाइल द यूएस इज नॉट। तो यूएन क्लॉज के तहत EEZ है वो एक एरिया है एडजेसेंट टू टेरिटोरियल वाटर ऑफ अ कोस्टल स्टेट, जहां पे सॉवरेन कोस्टल स्टेट जो है उनके राइट्स और ड्यूटीज है रिलेटिंग टू मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एस्टैब्लिशमेंट, ये सब मैंने आपको पिछले आर्टिकल में बताया था। तो ये सब इनका हक होता है, जो भी कोस्टल स्टेट है उनका हक है। और आर्टिकल 58 जो है ये प्रोवाइड कराता है EEZ में ऑल स्टेट्स को वेदर कोस्टल और लैंडलॉक्ड, ताकि वो एंजॉय करे अपने जो भी प्रोविजंस हैं इस कन्वेंशन में रेलिवेंट उनको। सो 87 प्रोवाइड कराता है फ्रीडम ऑफ द हाई सीज अंडर विच ऑल स्टेट हैव द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है सब्जेक्ट है टू द कंडीशंस लेड डाउन अंडर द यूएन क्लॉज एंड अदर रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं कि क्या क्या दिया गया। आर्टिकल 310 में जो है यूएन क्लॉज डज परमिट स्टेट्स टू मेक डिक्लेरेशन इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द कन्वेंशन एंड देयर ओन लॉज, लेकिन ऐसे डिक्लेरेशन जो है it should not purport to exclude or to modify the legal effect of the provision of this convention on their application to that state। तो यहाँ पे सारे लॉज दिखाए गए हैं यूएन क्लॉज के, और इंडिया और यूएस में क्यों मतभेद आया है यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो कंसर्न्स है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है ये एब्सोल्यूट और आइसोलेटेड मैनर में नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी रेड इन एन एब्सोल्यूट एंड आइसोलेटेड मैनर। और एक जो कोस्टल स्टेट है वो नेचुरली कंसर्न होगा जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगी, मैन्यूवर्स होंगे, जिससे इसकी कोस्टल कम्युनिटीज को अफेक्ट होगा, इंस्टॉलेशंस को, आर्टिफिशियल आइलैंड्स को और मरीन एनवायरनमेंट को। तो ऑब्वियसली किसी कंट्री के आसपास कोई एक्सरसाइजेज हो रही हैं तो उसे कंसर्न होना ही चाहिए। तो कोई भी स्टेट जो है अगर कोई ऐसी एक्सरसाइजेज कराता है तो इसको कंसल्ट करना चाहिए कोस्टल स्टेट को, सिंस द कोस्टल स्टेट इज द बेस्ट जज ऑफ इट्स EEZ। तो ये कंसर्न्स हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या हुआ कि इंडिया और यूएस जो है शुड नेगोशिएट सच कंसर्न्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों को नेगोशिएट करने की जरूरत है। अगर दोनों अपने अपने स्टैंड पे रहे तो कुछ नहीं होगा, और इससे क्या होगा कि ज्यादा ही कंफ्यूजन होंगे और दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस भी अच्छे नहीं होंगे। सो अगर हमने एक दूसरे का ध्यान नहीं रखा तो इससे क्या होगा कि ना ही फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो खत्म होंगे या खराब होंगे, लेकिन जो प्रोग्रेस हुई है टुवर्ड्स कोडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन एरियाज उसके ऊपर भी काफी असर पड़ेगा, और इससे क्या होगा कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी चीजें। तो हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम नेगोशिएशन कर सके एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझ सके। इट्स टाइम टू इनैक्ट द सिरस एक्ट। सो रामचंद्र सिरस जो है वो एक प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मॉडर्न साइंस, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2010 में। एंड इनके साथ क्या हुआ था कि इनके घर में दो लोग घुस गए थे इनके घर में, और इन्हें कंसेंसुअल सेक्स करते हुए इन्हें पकड़ लिया था और इनकी वीडियो बनाई थी। सो सिरस को सस्पेंड किया गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा फॉर ग्रॉस मिसकंडक्ट। तो ये बैकग्राउंड है। एंड एलन ट्यूरिंग लॉ जो है इसका मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमें सिरस एक्ट इनैक्ट करने की जरूरत आ चुकी है, क्योंकि हम जो ट्रांसजेंडर पीपल है या ये जो भी इनके राइट है इनके लिए अगर हम स्टैंड नहीं लेंगे तो ये गलत होगा, और हमें अभी नीड आ चुकी है कि हम सिरस एक्ट इनैक्ट करें, जैसा कि ट्यूरिंग लॉ है, एलन ट्यूरिंग लॉ है जो यूके ने पास किया था, उसको हमें फॉलो करने की जरूरत आ गई है। सो एलन ट्यूरिंग जो है लॉ ये 2017 में पास किया गया था। इसमें क्या होता है कि ये एमनेस्टी एंड पार्डन ग्रांट करती है जो भी लोग कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं, कन्विक्ट होते हैं, उनको ये एमनेस्टी एंड पार्डन प्रोवाइड कराती है, ग्रांट प्रोवाइड कराती है। ये जो लॉ है ये नाम रखा गया है आफ्टर एलन ट्यूरिंग। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट थे
इन क्रैकिंग इंटरसेप्टेड कोडेड, और वर्ल्ड वॉर जो 2 था उसमें इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। इंटरसेप्टेड कोडेड मैसेजेस हैं उनको क्रैक करने में। उसके बावजूद उनको जो है बहुत ही ज्यादा पनिश किया गया था इस वजह से, कंसेंसुअल सेक्स की वजह से। एंड एलन ट्यूरिंग लॉ जो है वो प्रोवाइड कराता है नॉट ओनली अ पॉस्थमस पार्डन बट ऑल्सो एन ऑटोमेटिक फॉर्मल पार्डन फॉर लिविंग पीपल। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सितंबर 6 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने रूल दिया कि एप्लीकेशन जो है ऑफ सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी टू कंसेंसुअल सेक्स बिहेवियर बिटवीन एडल्ट्स वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इररेशनल, इनडिफेंसिबल एंड मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। और नाज फाउंडेशन जो है वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ दिल्ली 2009, इसमें दिल्ली कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअल एक्ट इन्वॉल्विंग कंसेंटिंग एडल्ट्स। 2013 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन जो है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही रिग्रेसिव या बैकवर्ड्स जाता हुआ एक स्टेप लिया था, जिसमें 377 जो है उसको वापस से रिस्टोर किया गया था कि इसे क्रिमिनलाइज किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नाज फाउंडेशन जजमेंट केस जो है 2018 में, इसमें इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया कंसेंसुअल सेक्स को और ये खत्म किया। सो वे फॉरवर्ड ये है कि जो अमेंड टू मेक अमेंड्स फॉर द एक्सेस कमिटेड अगेंस्ट द LGBTQ कम्युनिटी इन द पास्ट एंड प्रेजेंट, इंडियन स्टेट जो है इनको एक सीरियस एक्ट लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ऑन द लाइंस ऑफ एलन ट्यूरिंग लॉ, ताकि जो LGBTQ कम्युनिटी है इनके अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस किए गए हैं, जो भी इनको विक्टिम बनाया गया, इनको जो प्रॉब्लम्स की गई हैं इनके साथ जो भी हुई हैं दिक्कतें, उसे करेक्ट किया जा सके, और साथ ही साथ यहाँ पे इनको जस्टिस भी प्रोवाइड कराई जा सके। इवन दो इट इज डिलेड, लेकिन ये काफी हेल्पफुल रहेगा और आगे जनरेशन्स के लिए भी ये काफी सही रहेगी। और इससे क्या होगा कि पब्लिक एटीट्यूड जो है वो काफी चेंज होगा इन लोगों के लिए। तो ये काफी मच नीडेड स्टेप है ये। प्रेलिम बाइट्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री अलायंस है जो एस्टैब्लिश हुई है by the North Atlantic Treaty called the Washington Treaty, April 4, 1949 में by the US, Canada and several Western European nations to provide collective security against the Soviet Union. Article 5 जो है ट्रीटी का वो बोलता है कि if one member of the alliance is attacked in Europe or North America, it is to be considered an attack on all members. सारे members पे, अगर कोई भी एक member पे अटैक होता है तो सारे members पे अटैक माना जाएगा, और इससे क्या होगा, एक यूनिटी भी होगी और साथ में मिलकर हम जो भी अटैक हो उसको वापस से पलट के जवाब दे सकते हैं। That effectively put Western Europe under the nuclear umbrella of the US. NATO जो है has only once invoked Article 5 on September 12, 2001, जब 9/11 अटैक्स हुए थे on the World Trade Center in the US. So अभी इनके currently 30 members है। ऑनलाइन ग्रीवांस मैनेजमेंट पोर्टल फॉर पर्संस फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, ये लॉन्च किया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट द्वारा। इसका एम क्या है, स्ट्रीमलाइन करना जो भी ग्रीवांस रिड्रेसल स्पेशली ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है। और यहाँ पे क्या होगा कि रजिस्टर होंगे कंप्लेन और काफी इजीली हो जाएंगे फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये एक बेनिफिट होगा सबको कि कंप्लेन बहुत इजीली रजिस्टर हो पाएंगे। सो पोर्टल जो है वो डिजाइन किया गया है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस अलायंसेज, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बिसिग एन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एंड टू एंड ई फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट ग्रीवांस जो है और इनका जो ट्रैकिंग है वो सब इजिली हो जाएगा। मनस ऐप, ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च की गई है ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल एंड साइंटिफिक एडवाइजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस ऐप का एम है टू प्रमोट वेलबींग अक्रॉस एज ग्रुप। मनस जो है वो स्टैंड करता है, उसका मतलब है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। ये इट वाज एंडोर्स्ड एज अ नेशनल प्रोग्राम बाय द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, PM STAC, STIAC। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्केलेबल नेशनल डिजिटल वेलबींग प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है जो डेवलप की गई है टू ऑगमेंट मेंटल वेलबींग ऑफ इंडियन सिटीजन। मनस ऐप मेंटल वेलबींग के लिए है। मनस ऐप इंटीग्रेट्स द हेल्थ एंड वेलनेस एफर्ट्स ऑफ वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और यहाँ पे जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय निमहंस बेंगलुरु
AFMC पुणे एंड CDAC बेंगलुरु, इनके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। सो ये थे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और काफ़ी बार आपने देखा होगा कि टॉपिक्स रिपीट भी हो रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप जो भी रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको वापस से जाके पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, साथ साथ अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें, एंड ऑल द बेस्ट।